मेरे परम प्रिय दर्शकों, आज मैं लखनऊ के नवाबों के बारे में बताना चाहता हूं, जो तहजीब सीखने के लिए तवायफों के पास जाया करते थे। अब उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अवध में नवाबों के समानांतर तवायफों का भी इतिहास है। हालांकि यह अभी बहुत पुराना नहीं पड़ा है, लेकिन इनकी कंपनियां नागरानियां, डेरे वालियां और चूने वालियां श्रेणी हैं और सभी श्रेणियों का अलग अलग इतिहास है। इस इतिहास के जानकारों के अनुसार सूबे में तवायफों के आने का सिलसिला 1738 में तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के वक्त नादिर शाह के बर्बर हमले से दिल्ली के दहल जाने के बाद शुरू हुआ। नादिर शाह की निर्दयता से आक्रांत दिल्ली के साहित्यकार व कलाकार त्रायमाम करते हुए अपने घर बार छोड़कर इधर उधर भागने लगे, तो तवायफों ने लखनऊ का रुख किया और यह बात है कि उन्हें वहां भी तत्काल कोई आश्रय नहीं मिला। वे फैजाबाद और जौनपुर वगैरह चली जाने को मजबूर हुई। फिर तो बुरी दिनों के खात्मे के लिए उन्हें नवाब सिराजुद्दौला 1754 से 1775 के वक्त तक का इंतजार करना पड़ा। हाँ, सुजा का सहारा मिला तो वे फैजाबाद स्थित उनकी नई हवेली राजधानी की रातों को तो अपने घुंघरुओं की झुंझुनाहट से गुंजाने लगीं। उनकी यात्राओं में भी साथ जाने लगीं, यहाँ तक कि युद्ध अभियानों में भी थीं। लेकिन उनके बेटे असाफुद्दौला द्वारा गद्दी में बैठते ही राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद एक और हिजरत को मजबूर हो गई। अलबत्ता असाफुद्दौला को मेहरबानी से लखनऊ में उनका सिक्का जमा, तो वह कमावेश तब वहां जमा रहा जब तक कि नवाबी ही इतिहास में नहीं समा गई। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि एक कंचनिया श्रेणी की तवायफों को छोड़कर किसी श्रेणी की तवायफें वेश्या नहीं बनती थीं। यानी वे अपने अस्तित्व का सौदा नहीं करती थीं और विद्योत्मा, कोकिलाकंठी, वाक्पटुता, नीति निपुण रूप धारण कर जीविका अर्जित करती थीं। इसके लिए उनका नृत्य, संगीत, गायन, अंग संचालन और अभिनय में दक्ष होना जरूरी था। लेकिन उनके उस्ताद उन्हें सबसे पहले फूहड़ और अश्लील बर्ताव से परहेज करना सिखाते थे। यह परहेज सीख लेने के बाद तवायफें अपनी शालीनता से महफिलें लूटने और लुटाने लगती। उनके उस्तादों की छाती भी गर्व से फूल जाया करती थी। कई तवायफें अपने उसूलों की इतनी पाबंद होती कि महफिलों में मुजरा भी एक जगह बैठकर ही किया करती। कोई कितना भी अमीर या रईस क्यों न हो, उसको रिझाने या बख्शीश बगैर पाने के लिए न लटके झटके दिखाती, न उठकर उनके पास जाती। जिन भी महाशयों को उन्हें कुछ देना होता, वे चुपचाप उसे इन तकियों और
मसंदों के नीचे छोड़ जाते, जो फर्श पर उनके बैठने के बिछे कालीनों और सफेद चादरों पर लगे होते। मुजरा सुनने अमीर भी आते और गरीब भी, इसीलिए इसका खास ख्याल रखा जाता कि किसने क्या कितना दिया है। मुजरा करने वाली तवायफ को छोड़कर किसी और को इसकी खबर न हो। सुनने आए सारे कद्रदान पान और इलायची खाकर महफिल से चले जाते। तब तकिए व मसंदों के नीचे से उनकी छोड़ी चीजें निकाली जाती। इन तवायफों और कद्रदानों के बीच खुल्लम खुल्ला लेन देन तो बहुत बाद तब शुरू हुआ जब मुजरे के बुरे दिन आए। इन दिनों में पहले नवाबों की महफिलों में तवायफों की हाजिरी उनकी प्रतिष्ठा व गरिमा का सबक हुआ करती थी। इनके कोठे तहजीब और तमीज के मदरसे कहलाते थे। इन मदरसों में नवाब तो नवाब, अनेक रईस, बड़े अंग्रेज अधिकारी भी अपनी संतानों को शिष्टाचार सिखाने के लिए भेजा करते थे। कानपुर के नामचीन जेवर व्यवसायी भी, जिनके जेवरों खासकर नौलखा हारों की हैदराबाद दुकान तक से मांग थी। कई बार हैदराबाद की बेगमें खुद अपनी पसंद के लिए जेवर खरीदने के लिए कानपुर आती थीं। जब भी वे तशरीफ लाती, एक ओर तो इन व्यवसायियों की उम्मीदें हरी हो जाती, लेकिन दूसरी ओर वे डरे डरे से रहते कहीं उनकी ओर से बेगमों की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, जो उन्हें नागवार गुजरे और सारे किए किराए पर पानी फेर दे। इसलिए उन्हें अपने जिन बेटों को अपनी विरासत संभालने के लिए तैयार करना होता, उनको किशोरावस्था में ही लखनऊ की तवायफों के पास भेज देते थे। वे तवायफें उन्हें सिखा पढ़ाकर इस लायक बनाती थीं कि वे बेगमों के साथ तहजीब और तमीज से पेश आ सकें। अतः लखनऊ की तवायफें कैसे उनके नवाबों के बच्चों को तहजीब सिखाया करती थीं, इसके बारे में हमने कुछ विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरे परम प्रिय दर्शकों, मुझे कमेंट करके बताएं ये आपको कैसे लगी और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।